नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, पहली खबर हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ से जुड़ी है। अमेरिका राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26%, चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ का असर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां परिवहन विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है और अब वीएलटीडी को लेकर अनियमितता का आरोप लगा है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के बाद 36 निगम मंडलों में नई नियुक्ति की गई है। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, जिस तरह से बात करें टैरिफ का वॉर और टेंशन में बाजार दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दे दिया। भारत पर 26%, चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है % और ट्रंप ने कहा कि हम अन्य देशों से लगभग आधे टैरिफ लेंगे जो वो हमसे वसूल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है और इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को यह कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे टैरिफ कम हो तो पहले अपने खुद के टैरिफ कम करें। अगर वो शिकायत करेंगे और चाहेंगे कि उनका टैरिफ शून्य हो तो उन्हें अपने उत्पाद अमेरिका में ही बनाना चाहिए। मामले में सियासत भी हालांकि अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट आ गई है। तो अमेरिका ने किया है जैसे को तैसा टैरिफ का ऐलान, भारत पर 26%, चीन पर लगाए। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेस में और वो हमारा कस्टमर फंस गया। देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पर बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए। मैंने कहा कि ये आज लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त है वाले जो स्वघोषित ये मोदी जी करते हैं, आज मोदी है जो मुमकिन है। इस प्रकार जो आर्थिक इसे मैं कहता हूँ आर्थिक प्रतिबंध में इसे जरूर इसलिए मैं कहना चाहूंगा, या जिस प्रकार भारतीयों को जिस प्रकार बेड़ियों में बांध के लिया गया, ये इनके ये मैं वैदेशिक नीति का मैं समझता हूं, वैदेशिक नीति मैं इसलिए कह रहा हूं, ये फेल्योर है।
और जिन मुद्दों को लेकर उनसे दो टूक बातें होनी चाहिए वो ये लैक करता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ये पूरे वो केवल अमेरिका की बात नहीं है, इनका देख लिए अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी इनके संबंध कितने खराब होते जा रहे हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा। ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ा दिया है, भारत पर 26% का टैरिफ लगाने की बात कही गई है, उसे लेकर अब सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका पर अगर 52% का टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, इसलिए अब अमेरिका भी भारत पर 26% का टैरिफ लगाएगा और अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधा टैरिफ भी लेंगे। और चलिए बात करेंगे परिवहन में खेल यानी कि मध्य प्रदेश की। जिस तरह से बात करें, भोपाल से लगातार विवादों में मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग रहा है और अब VLTD को लेकर अनियमितता का आरोप भी लगा है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर अलग अलग आदेश जारी हुए हैं। विभाग पर अवैध वसूली का आरोप है। गूगल सर्वर और संचाल सुविधा के नाम पर वसूली की जा रही है। सवाल उठने पर आदेशों को बदलता हुआ विभाग नजर आए। शिकायत CBI और PMO तक पहुंच गई है। हालांकि INS 24/7 के पास मौजूद हैं सारे दस्तावेज, सारे डिटेलिंग भी मौजूद है उनके पास। और अब इस तरह से अगर बात करें तो लगातार सवालों के घेरे में रहा है परिवहन विभाग। इसके पहले भी लगातार कई तरह के आरोप परिवहन विभाग को लेकर लगते रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए लगातार इस तरह के मामले इसके पहले भी परिवहन विभाग पर लगे कई तरह के भ्रष्टाचार, और अब जिस तरह से एक और मामला सामने आया है VLTD को लेकर। देखिए, बिल्कुल अगर VLTD की बात करें तो साफ तौर पे इसमें देखें किस तरह के आदेश परिवहन विभाग जारी करता नजर आया है। एक आदेश जारी करता है, 15 दिन बाद उस आदेश को बदल देता है। व्हीकल लोकेशन ट्रेडिंग डिवाइस के लिए अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की सुविधाएं लेनी होती है, लेकिन ये एक सिम कार्ड के माध्यम से होता है। पर जबरदस्ती सिम कार्ड अपने ही माध्यम से देने की बात परिवहन विभाग कहता है और उसके लिए फिर 4500 से 4800 रुपए वसूले जाते हैं प्रति माह के। जबकि अगर देखें तो ये बड़ी आसानी से बहुत कम में काम हो जाता है, सामान्य तौर पे 800 से 1000 रुपए में। दूसरी तरफ गूगल सर्वर की सुविधाएं ली जा रही है, उसके लिए भी पैसा वसूला जा रहा है। दो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की सुविधाएं ली जाती है। डिफरेंस 4 से 5000 पर व्हीकल आता है। अगर ऐसे ही टोटल व्हीकल्स की बात करें तो करोड़ों रुपए में ये राशि चली जाती है। उसके बाद में हमने देखा इसके पहले भी इन तमाम चीजों के लिए जो टेंडर्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के नाम होते हैं। बिना टेंडरों पे सवाल उठते हैं, टेंडरों पे सवाल उठने के बाद निरस्त भी टेंडर होते हैं। तो ये विभाग अजीबोगरीब कार्यप्रणाली के साथ चल रहा है और इस तरह की वसूली क्यों हो रही है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हजारों रुपया पर व्हीकल अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो ये कितनी बड़ी राशि पहुंच जाती है। और यही कारण है कि जो बड़े वाहन संचालक है, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में, उनकी नाराजगी साफ तौर पे इसमें दर्शा रहे हैं। और अब ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गई है, ये शिकायत CBI पहुंच गई और CBI से इसकी रिसीविंग भी आ गई है। तमाम दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। इतने सारे विवादों के बाद लगातार सौरभ शर्मा का मामला चला और सौरभ शर्मा विवाद के बाद परिवहन विभाग लगातार विवादों के घेरे में रहा है, सवालों के घेरे में रहा है। और अब ये एक और नया जो है कहीं ना कहीं स्कैम बताया जा रहा है, अनियमितताएं बताई जा रही है। इसको लेकर भी अब परिवहन विभाग को जवाब देना होगा और अगर ये जांच CBI स्वीकार कर लेती है तो पुरानी परतें भी खुल जाएगी। क्योंकि सौरभ शर्मा वाले मामले की अगर हम बात करते हैं तो सौरभ शर्मा वाला मामला जो है जिस तरह से बंद करने की कोशिश हुई है, जिस तरह से उसकी जमानत हुई है, इसलिए स्थानीय एजेंसियों पे सवाल उठे हैं। और ऐसे में CBI अगर किसी भी तरह से परिवहन विभाग में किसी भी मामले की जांच में पहुंचती है तो तमाम मुश्किलें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, तमाम मुश्किलें बढ़ेंगी और अब देखना होगा जब बात PMO तक पहुंची तो क्या कुछ होता है, कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करेंगे तीसरी खबर की, यानी कि छत्तीसगढ़ की सूची जारी हो गई है और मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रदेश की साय सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के बाद और आखिरकार 36 निगम मंडलों में नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। बुधवार को देर रात सूची जारी हो गई है। राजधानी रायपुर के नेताओं का दबदबा रहा है और सूची में प्रदेश के 36 नेताओं के नाम है, जिनमें से 25 जनप्रतिनिधियों को पहली बार निगम मंडल और आयोग की कुर्सी सौंप दी गई है। 11 नाम ऐसे हैं जिन्हें निगम मंडल में काम करने का पुराना अनुभव रहा है। यानी जारी सूची में विधायक नंद कुमार साहू को RDA, पूर्व विधायक सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। कई पुराने नेताओं को एक बार फिर नियुक्त किया गया है। जारी सूची में 4 पूर्व विधायकों को भी निगम में नियुक्त किया गया है। निगम मंडल में नियुक्तियों के बाद असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़
केश शिल्पी बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए गौरी शंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों में सौंप दी, लेकिन इससे उठाने में मैं असमर्थ हूं, इसलिए पद स्वीकार नहीं कर रहा। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं ठीक हूं। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आखिरकार नियुक्ति कब होगी, और नियुक्ति आखिरकार हो चुकी है, जिसमें 36 लोगों का नाम शामिल है। रायपुर का दबदबा बरकरार है, 12 नाम शामिल हैं। अभी देखिए ट्वीट भी आ चुका है। सीएम का प्राधिकरण में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति जिस तरह से की गई है, सभी को बधाई और सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने ये ट्वीट किया और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। गौरी शंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पे। और आखिरकार जिस तरह से आपने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी जा रही थी, मेरे कंधे से संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आखिरकार आपको क्यों ऐसा लगता है और क्या बड़ी वजह है इसके पीछे कि आपको ये पद छोड़ना पड़ रहा है? देखिए, 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया था तो मैं किसी पद की लालसा को लेकर नहीं आया था, न कोई ऐसा उद्देश्य था। हम लोग संगठन से, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन में काम करने को मैं ज्यादा इच्छुक हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। और निगम मंडल की कोई ऐसी वो नहीं है। संगठन ने जिम्मेदारी दी थी, उसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सरकार का धन्यवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन श्रीवास जी कहीं ना संगठन में, जी बोलिए। मुझे संगठन में कार्य करने का मेरा वो है। मैंने संगठन के सारे शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया है। अब मीडिया इसको किस तौर पर लेती है ये उनका विशेषाधिकार है, उसके लिए मैं उनको रोक नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन जहां तक मेरी जिम्मेदारी है तो मैंने पार्टी में जो भी जिम्मेदारी संगठन के तौर मैंने काफी कुछ सीखा है। बहुत सामान्य परिवार से मैं आता हूं और संगठन में आगे भी मैं कार्य करता रहूंगा। जी गौरी शंकर जी, लेकिन अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि आपको शायद मनपसंद नहीं मिला पद और इसी वजह से इस तरह की नाराजगी आपने व्यक्त की है सोशल मीडिया पर। भाजपा में पसंद मनपसंद वाला विषय नहीं होता है। ना कोई व्यक्ति निवेदन करता है कि मुझे ये पद दीजिए। सरकार को लगा कि गौरी शंकर श्रीवास इस पद के लायक है, उनका धन्यवाद है। बाकी मैंने संगठन के सारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद दिया और मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे संगठन में रखा जाए, क्योंकि 15 साल से मैं संगठन में काफी कुछ सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में एक बात स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा भी पद प्राप्त कर ले, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। सारे लोगों को बाद में संगठन में आना है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, अंतोगत सब एक साथ संगठन की कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये चीजें मुझे भाजपा की सबसे बड़ी खूबसूरती लगती है और इसीलिए मैं संगठन का कार्यकर्ता बनकर कार्य करना चाहता हूँ। जी, यानी कहीं ना कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कैसी नाराजगी होगी? बहुत बहुत शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए गौरी शंकर जी। तो गौरी शंकर जी बातचीत कर रहे थे और पद लेने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में, बोर्ड में, आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस नियुक्ति में जिस तरह से कहीं पर खुशी तो कहीं गम और कहीं पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। गौरी शंकर श्रीवास जी ने भी कहा है कि वो इस जिम्मेदारी को उठा नहीं सकते हैं। हालांकि ये भी आरोप उन पर लगना शुरू हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी थी इस वजह से, लेकिन गौरी शंकर जी जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे कि कोई नाराजगी नहीं है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी में और मैं उसी का कार्यकर्ता बनके काम करना चाहता हूं। तो खुले तौर पर निगम मंडल में दिए गए पद को उन्होंने ठुकरा दिया है। गौरी शंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा था और उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, इसलिए मैं ये पद स्वीकार नहीं कर सकता हूं। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं ठीक हूं, धन्यवाद उन्होंने दिया। तो ये भी आपको बता दें, चुनाव जो हारे हैं उनको भी जिम्मा दिया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नंद कुमार साहू को बनाया गया। बीजेपी के रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं साहू, यहां से उन्हें बकायदा पद दिया गया है। राजीव अग्रवाल पार्षद का चुनाव हार चुके हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुराग सिंहदेव जो पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कभी बहुजन समाज पार्टी और फिर कांग्रेस में रहे सौरभ सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी उन्हें खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। सौरभ भी 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से हार चुके हैं। तो संगठन के कार्यकर्ता जो लगातार सक्रिय थे, उन्हें भी बकायदा तवज्जो दी गई है। इसमें
ऐसे लोग भी शामिल हैं जो संगठन का सदस्यता अभियान हो या फिर पिछली कांग्रेस सरकार के समय में आंदोलन में भूमिका उन्होंने निभाई हो। निकाय चुनाव में अलग अलग जीत दिलाने वालों को पद भी खास तौर से बीजेपी ने दिए हैं। संजय श्रीवास्तव उनका नाम है, वहीं श्रीनिवास राव मद्दी हैं, अमरजीत सिंह छाबड़ा है, जैसे ऐसे तमाम वो नेता हैं जिन्हें पार्टी में अलग अलग कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन की वजह से निगम मंडल में हम कह सकते हैं कि वो उन्हें तवज्जो दी गई है। निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इसमें टिकट नहीं मिलने से नाराज रहे कुछ नेताओं को भी एडजस्ट कर दिया गया। तो सूची में आपको बता दें 4 महिलाओं के भी नाम है, 32 पुरुष के भी नाम शामिल है। और नियुक्तियों की बात करें तो भूपेन्द्र सवन्नी को क्रेडा, संजय श्रीवास्तव को नान, सौरभ सिंह को खनिज विभाग निगम और दीपक महस्के को सीजीएमएससी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि केदार गुप्ता को दुग्ध महासंघ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके अलावा राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। बेवरेज कॉरपोरेशन और फिल्म विकास निगम का फैसला नहीं लिया जा सका। और चलिए आपको सीधे राज्यसभा ले चलते हैं। और वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चर्चा शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से कल लोकसभा में पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पास हुआ और अब राज्यसभा में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। पेश हो रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बिल पर अपनी बात रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा से, जब आज सुबह ही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुधवार को जिस तरह से बयान दिया गया था, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा भी किया। और जिस तरह से ठाकुर ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक में वक्फ की जमीन का भ्रष्टाचार हुआ और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल है। इस पर खड़गे ने हालांकि कहा कि आरोप सिद्ध करें या इस्तीफा दे दें। अभी सीधी तस्वीरें आप राज्यसभा से देख रहे हैं। तो इसके पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि चीन का हमारी 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा है, सरकार क्या कर रही। कई तरह की बातें राज्यसभा में हुई हैं। इसके पहले तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने कहा कि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोनिया गांधी ने भी कहा कि बिल जबरन पारित किया गया है, सरकार देश को रसातल में ले जा रही है। और जबलपुर में कैथोलिक पादरियों पर भी हमले का विरोध में लोकसभा का विपक्ष का वॉकआउट हुआ। और अब राज्यसभा की तस्वीर है जब किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा ये पूरा मामला है। राज्यसभा में पक्ष विपक्ष का नंबर गेम भी आप समझ लीजिए किस तरह का यहां पर है। राज्यसभा में 236 सांसद हैं, भाजपा 115 और 6 यानी कि 121 पे है, कांग्रेस 85, वहीं अन्य 30। और बिल पास कराने के लिए ये भी आपको बता देते हैं कि जरूरी सांसदों का समर्थन 119 होना जरूरी है। वक्फ बिल पर बड़ी बहस, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कल जिस तरह से लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा होती रही, वक्फ संशोधन बिल हालांकि पास हो गया। रात 2 बजे वोटिंग हुई, 520 सांसदों ने इसमें भाग लिया और 288 ने पक्ष में यानी फेवर में पूरी तरह से वोट कर दिया है, 232 ने विपक्ष में वोट डाले हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद इसका नाम दिया। ये उम्मीद क्या है वो भी आपको बताते हैं। उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम इसका दिया गया है। और अब ये बिल राज्यसभा में आज पेश हो रहा है। तो कल भी हंगामेदार स्थितियां निर्मित हुई थी। एआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कल बिल फाड़ दिया था। ये कहा था कि बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। कई तरह की स्थितियां कल बनी, हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती रहीं कल लोकसभा में। और अब ये राज्यसभा में अब इस बिल को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल पर चर्चा के दौरान कल गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। तो वक्फ
बिल पर लगातार बड़ी बहस कह सकते हैं कि चल रही। राज्यसभा में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके पहले लगातार जो विपक्ष है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी कहा है कि बिल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विरोध हालांकि उन्होंने किया है कि पार्टी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ये भी कहा कि इसने संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है, जबकि ऐसे अधिकांश भारतीय पार्टियों ने इसका विरोध किया था। दरअसल ये भी आपको बता दें कि स्टालिन गुरुवार को वक्फ बिल के पारित होने के विरोध में विधानसभा में काली पट्टी लगाकर बांधकर वो वहां पर कल पहुंचे हुए थे। और अब राज्यसभा में सीधी तस्वीरें, जब ये भी कहा जा रहा है रिजिजू की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश की गई। ये भी कहा कि पहली वक्फ बोर्ड को डिजिटल होना चाहिए और 4.9 लाख प्रॉपर्टी है। इनकी इनकम वैल्यू देखें तो 163 करोड़ है। अगर एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो इनकम 12,000 करोड़ होनी थी, यानी 8.72 लाख प्रॉपर्टी है। इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है 36। उस समय टोटल डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर जो सेलेक्ट कमेटी के सामने में पेशकश हुआ 18 और इस बार 284। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई। इस बार 25 स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, 5 माइनॉरिटी कमीशन और कई विधायक एमपी, तो उसका हिसाब ही नहीं है। टोटल मेमोरेंडम रिसीव किया उस समय 32 और इस बार का तो मैंने पहले बता दिया 97,27,772 प्लस अनौपचारिक रूप से हमारा मंत्रालय में भी लाखों की संख्या में हमने रिसीव किया है। उस समय का सेलेक्ट कमेटी कहां विजिट किया? ले, जम्मू, श्रीनगर। उस समय ये तीनों एक ही स्टेट था। ले अभी यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू, श्रीनगर। और इस बार कहां विजिट किया मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया, किस किस शहरों में इस कमेटी ने विजिट किया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम लोग महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड संदर्भ को भी रखते हुए मैं बात को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वो क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए। धार्मिक, रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल, भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ताकि हमारा जब डिबेट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सुझाव हमको चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, वक्फ बोर्ड को और ताकत बनाने में क्या क्या और काम करना चाहिए, ये सुझाव हमारे माननीय सदस्यों से मिल सके।
जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, हाई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल। It is not a representative body of the Muslim community. वक्फ प्रॉपर्टी है। इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इसलिए मुतावालिस को ऊपर में निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तिलकायत श्री गोविंद लालजी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें कहा गया है, मैं कोट करता हूं, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कोर्ट ने कहा है, कई केसेस है, मैं बहुत कम आपके सामने में साइट कर रहा हूं। अब मैं 2013 के बारे में आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा अंदर घुस के आपको बताऊंगा और आपको भी सुन करके लगेगा कि आज कितना जरूरी था आज जो संशोधन बिल लेकर के हम यहां आया है। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जो बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन